प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर स्वागत है। और जिस प्रकार से आप लोग फिजिक्स देखे हैं, फिजिक्स का प्ले लिस्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग मैथ भी 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और आज से बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। और सारा चीज हम आपको गारंटी लिए हैं कि आपका सिलेबस दिसंबर में खत्म करूंगा तो खत्म करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बने रहिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बने रहे। देखते हैं बहुत सा वीडियो में आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, नहीं लाइक करते हैं। वीडियो व्यू बहुत रहता है लेकिन लाइक नहीं होता है, इसलिए लाइक करने में आपको कुछ पैसा नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित होगा। जो मेरा मेहनत है उसका फल मिलेगा, इसलिए आप लोग लाइक कृपया करके कर दिया कीजिए। और आज के क्लास में मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया और बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और आप बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला चैप्टर हम यही पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले बायोलॉजी के देखेंगे जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान का ब्रांचेज क्या है, इसका जनक कौन है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं यह देखिए। सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा आज का कि पोषण के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, एकदम बेसिक क्लास। जो बच्चा जीवन में नहीं पढ़ा है वह भी पढ़ सकता है। एकदम पोषण के बारे में आज देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक में देखेंगे पादप में पोषण, यानी पादप कहिए या पौधा कहिए, पादप या पौधा में पोषण कैसे होता है वह देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा में जंतु में पोषण, जंतु में पोषण देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन करके हम देखेंगे। उसके बाद यह जैव प्रक्रम चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और दूसरा चैप्टर लाएंगे आपका शोषण। लेकिन एनसीईआरटी में आपका शोषण, परिवहन और उत्सर्जन और जैव प्रक्रम सब एक ही चैप्टर में आ रहा है, जैव प्रक्रम अंतर्गत, समझ गए। लेकिन भारतीय भवन में अलग अलग कर दिया है तो आपको विस्तार में पढ़ने के थोड़ा सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी खराब है, बहुत सुंदर बुक है, लेकिन इसमें एक उसमें टॉपिक बनाकर रख दिया है और इसमें चैप्टर बनाकर रख दिया है। तो आज के वीडियो में हमने क्या बोले थे कि पहले आज पोषण देखेंगे बहुत ही डिटेल्स में, उसके बाद दूसरी क्लास में पादप और पौधे में पोषण देखेंगे, तीसरे में जंतु में पोषण देखेंगे और चौथे में मानव पाचन तंत्र देखकर यह पूरी की तरह वीडियो समाप्त कर देंगे। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जैव प्रक्रम किस बायोलॉजी का हिस्सा है, बायोलॉजी का हिस्सा है। तो पहले जानेंगे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या होता है यह जानिए। तो देखिए बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसको हम खंडन भी करेंगे, बायो और लॉजिक अलग अलग भी करेंगे। पहले यह सुनिए, इसका जीव विज्ञान होता है। तब को कोई पूछ देगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बस आपको एक लाइन में उत्तर देना है। जीवधारियों के अध्ययन करना, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना हम क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसका जनक अरस्तु महोदय है और इसका 2 ब्रांच है। इसका जीव विज्ञान के 2 ब्रांच हैं, एक पादप विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान में हम लोग पौधा देखते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान में सारे जंतु, समस्त जीवधारी, मतलब कि मनुष्य हो गया, जितना भी जानवर हो गया, कुत्ता बिल्ली भैंस, सब के बारे में अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करेंगे। तो पादप विज्ञान आप कहेंगे जीव विज्ञान के जनक तो आपको बता दिए अरस्तु महोदय है। तो पादप विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु महोदय है। याद रखेंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है, अरस्तु महोदय। लेकिन पादप विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या नाम है इनका, थियोफ्रेस्टस नाम है। आप लोग याद रखेंगे पादप विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसको अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस।
याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस होता है हिंदी में, अगर इंग्लिश में नाम लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस, TUS, थियोफ्रेस्टस होता है, समझ गए। ये किसका जनक है? ये पादप विज्ञान का जनक है। पेड़ पौधे के बारे में यह इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़े थे। अब आते हैं हमारा जो नोट बना हुआ उससे नोट्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। पहले हम विज्ञान के बारे में हम आपको बता देते, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा कौन चीज? जीव विज्ञान के बारे में कह रहे हैं। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, यानी वह भाग है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? समस्त जीवधारी का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यह तो हम बता चुके हैं आपको, और यह भी बता चुके हैं जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय है। और पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस महोदय है। यह आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम लोग चलेंगे बायोलॉजी के बारे में। वो तो विज्ञान बायोलॉजी कैसे कहते हैं वह जान लिए। अब देखिए बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किस भाषा से बायोलॉजी बना है? ग्रीक शब्द, याद रखेंगे यह ग्रीक शब्द है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसका हिंदी होता है जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसका हिंदी होता है अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यह तो हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब इंग्लिश में लिखा हुआ द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब स्टडी मतलब अध्ययन करना है किसके? लाइफ मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करना ही कॉल्ड मतलब कहते हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। यानी द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी किसको कहते हैं? लाइफ का अध्ययन करना ही बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लेमार्क। कौन थे? लेमार्क महोदय ने 1801 में ही प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? लेमार्क महोदय ने किया था, याद रखेंगे 1801 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन सा देश ने किया था, तो आप कहिएगा फ्रांस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया? तो 1801 में किया गया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे प्रथम किया था? तो लेमार्क ने किया गया था। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए आप सब याद रखेंगे। आगे आप आएंगे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम क्या है। तो हम जैव प्रक्रम के बारे में बहुत ही बढ़िया से परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम पोषण जो बोले, हेडिंग बोले पोषण पढ़ाएंगे, वह पोषण स्टार्ट करेंगे, समझिए। तो देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है, यह देखिए जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सर कहिएगा क्या बोले हैं सर, अनुरक्षण क्या होता है, संपलित क्या होता है, संपन्न क्या होता है। देखिए आपको यह सब बात समझ में आ गया होगा। जीवों मतलब है, अपना ही उदाहरण लीजिए, आप भी एक जीव है, कौवा मैना बकरी सब क्या है? जीव है। तो उसमें जो संपन्न होता है होने वाली सभी क्रियाएं, देखिए खाना खाना, पचना, सांस लेना, उसमें क्या कहते हैं कि उत्सर्जन करना, निकालना, पैखाना जाना, सब पेशाब करना, यह सब क्या है? जीवों में होने वाली संपन्न क्रियाएं हैं। उसी को सम्मिलित मतलब मिला देंगे ने, उसी को सम्मिलित रूप को जो अनुरक्षण का कार्य कहलाती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। यहाँ कहलाती नहीं, अनुरक्षण का कार्य कहलाती नहीं, यहाँ करती है होगा। क्या होगा? अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। अब कहेंगे अनुरक्षण मतलब क्या होता है? देखिए जैसे आपका शोषण, क्या शोषण बिना नियम कानून को लिया जाता है? आप जो सांस ले रहे हैं कोई नियम कानून है कि नहीं है? आप सो भी जाइएगा वह नियमित रूप से शोषण लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको शोषण नहीं चलेगा, सांस चलेगा। आप चाहे पढ़िए, कोई काम कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, आपका शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, वह प्यास लगने का मन होगा तो प्यास लगेगा ही, भूख लगने का मन होगा लगेगा ही। आपकी सारी क्रियाएं नियम के अनुसार हो, नियंत्रण हो, उसी को अनुरक्षण कहते हैं। समझ गए? कोई भी काम होता है आपको नियम के अनुसार होता है, अनुरक्षण के अनुसार होता है। सम्मिलित क्रिया, सारी क्रियाएं आपके नियम से होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुरक्षण कहेंगे।
तो जैव का प्रक्रम समझ में आया, जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से क्या करे, नियंत्रण रूप से अपना काम करे, नियम के अनुसार काम करे, जो भी है नियम वह अपना काम करते रहे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण, परिवहन भी दे सकते हैं, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, यही सब चैप्टर भी है आपका, यही सब चैप्टर भी है इसके अंतर्गत। आगे यह है दूसरा चैप्टर, यह है तीसरा चैप्टर, यह है चौथा चैप्टर, समझ गए। तभी जैव प्रक्रम पूरा आपका समाप्त होगा। तो आप जैव प्रक्रम के बारे में समझ गए होंगे। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से नियंत्रण वो कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण होना, श्वसन लेना, सांस लेना, पैखाना जाना, ये सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैव का प्रक्रिया जीवों की क्रिया है, जीवों में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं। चलिए आगे आइए, सजीवों के लक्षण पहले देख लेते हैं। सजीव क्या होता है, यह भी जरूरी है। सजीव होने परीक्षा में पूछेगा, सजीव का लक्षण 4 लक्षण लिखें। सजीव होने के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए वह लक्षण लिखे। तो आप आराम से लिख दीजिएगा, सजीवों के होने के लिए प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। क्या है, सजीव जितना भी होता है वह भोजन ग्रहण करता है। सजीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, वह सांस भी लेता है, उत्सर्जन भी करता है यानी पैखाना भी जाता है, वह वृद्धि भी होता है और गति भी करता है। क्या आप ये सब कुछ करते हैं, जरूर करते हैं, यह सब जरूर करते हैं। देखिए ये पोषण ये वो अलग टॉपिक है, इसमें नहीं होगा, आपको यही 4 याद रखना है। यह पोषण किसे कहते हैं आगे हम बताएंगे आपको बहुत ही सुंदर से। अभी तो पोषण पर ही चर्चा करेंगे। हम आपको बताए थे कि पोषण के बारे में ही डिटेल्स में पढ़ेंगे आज, समझ गए। उसके बाद दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे पौधे में पोषण, तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जंतु में पोषण, चौथे वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे बहुत ही आराम से। तो आप सजीव में होने वाले लक्षण क्या क्या है, सजीव आप हैं, मान लीजिए मानव एक सजीव है, तो सजीव होने के लिए क्या लक्षण होना चाहिए। अब मानव भोजन नहीं करता है, करता है, जरूर करता है। क्या सांस श्वासन नहीं लेता है, सांस भी लेता है, श्वसन भी करता है, श्वसन भी करता है, सांस भी लेता है, जिसको सांस लेना कहते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है, उत्सर्जन भी, बाथरूम जाते हैं उत्सर्जन भी होता है। क्या वृद्धि करते हैं ना, आप देखिए बचपन में कितना फीट के थे, 1 फीट के थे, अभी 5 फीट का हो गए हैं। गति भी करते हैं, आज खगड़िया में है तो कल बेगूसराय में चल जाइएगा, बहुत सारा ही होते रहेगा। यह सब सजीव का लक्षण होता है, आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा क्या है सजीवों में प्रमुख लक्षण, आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में यदि पूछे कि सजीव के 5 लक्षण को लिखे तो आप आराम से आंख बंद करके लिख सकते हैं। सजीव जो है भोजन करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है और क्या करता है, परिवहन करता है। यह सब बात आप आराम से लिख सकते हैं। आगे आइए, अब पढ़ेंगे जो टॉपिक का हम चर्चा किए पोषण के बारे में। आज हम लोग पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो पोषण क्या है, क्या पढ़ेंगे, पोषण क्या है, यहाँ किए लिखा हुआ है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए नहीं ध्यान देंगे। देखिए टाइपिंग मिस्टेक होता है, बहुत सा काम रहता है, टाइपराइटर के भी टाइपिंग करने के बाद बहुत सा कहीं ध्यान चल जाता है तो वो टाइपिंग गलत हो जाता है। उसी प्रकार आपका यदि पढ़ाई पर से ध्यान अगर पूरा एकाग्रता से नहीं देखेंगे तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा। पोषण क्या है, मतलब पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुत आसान से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भारी। देखिए क्या लिखा हुआ, वह जैव प्रक्रम। देखिए आप जैव प्रक्रम के बारे में कर दिया, जैव प्रक्रम अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो जीव में देखिए यहाँ लिखल है, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अगर आपको यह जैव प्रक्रम में तकलीफ है, मतलब नियंत्रण के अनुसार काम करने के लिए भूल जा रहे हैं, सांस लेने के लिए भूल जा रहे हैं, तो आप समझिए आप इतना उत्तर दे सकते हैं, वही सभी जीव जो, देखिए हम लिखेंगे वैसी जीव जो
पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आप भोजन कुछ भी कीजिए, दाल, रोटी, चावल, कुछ भी कीजिए, मछली, मुर्गा, बिस्कुट, सब में पोषक तत्व होता है। आप कुछ भी भोजन कीजिएगा, वो इसीलिए कहते हैं वैसा जीव जो पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। नहीं याद होगा? इतना आसान है। मतलब आप भोजन करते हैं, मतलब पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भोजन मतलब क्या हुआ? पोषक तत्व। पोषक तत्व जो ग्रहण कर रहे हैं, अब पोषक तत्व क्या है यह भी बताएंगे। अभी हम पोषक तत्व जो कह रहे हैं वह भी बताएंगे। पहले रुकिए, आप पहले यह समझिए, भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको हम पोषक तत्व कहेंगे। भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसको ग्रहण करके उसको उपयोग करते हैं। कहिए सर उपयोग कैसे करते हैं? भैया आप जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होता है? वह पचता है, उससे आपको एनर्जी मिलता है। खाना नहीं खाइए तो आपको उसका उपयोग करिएगा। खाना नहीं खाइएगा तो क्या आप लड़ पाइएगा? खाना नहीं खाइएगा तब चल पाइएगा? खाना नहीं खाइएगा तब पढ़ पाइएगा? बोल ही नहीं पाइएगा। वैसे ऐसे करके बोलिए, समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि वैसी जीव जो सभी जीव के बारे में, जीव जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहेंगे? कोई भी जब अपना भोजन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। कोई भी चीज पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या करेगा? पोषण कहलाता है। अब आपको समझ में आएगा पोषक क्या है। देखिए पोषक तत्व क्या है। अभी हम पोषक तत्व कई बार बोले हैं, उसे हम बताते हैं। देखिए पोषक तत्व वैसी तत्व को कहते हैं जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर को जरूरतों को पूरा होता है। हम बताएं पोषक तत्व मतलब भोजन। पोषक तत्व मतलब क्या होता है? भोजन। भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है और आपकी जरूरत पूरा होती है। आप लंबा होते हैं, परिवहन कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ गए? उसी को तो पोषक कहते हैं, उसी को तो हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषण क्या होता है? पोषक तत्व को ग्रहण करके, देखिए फिर से पोषण के बारे में बता रहे हैं। ये पोषक तत्व जब खाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। उपयोग क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में, तब हम पोषण कहलाता है। नहीं कहता पोष दिए हम तुमको, यानी उसको पोषना हुआ। जब भोजन कीजिएगा तभी किसी को ना पोषिएगा, उसका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा। तो यही मतलब यहाँ हुआ। समझ में आ गया होगा? तो या ऐसे भी परिभाषा समझ सकते हैं, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्धि करे, मतलब उसको बढ़िया बनावे, वृद्धि करे। यह उत्तकों का निर्माण और इसका मरम्मत करे। यह जो उत्तक जो है, उत्तक किसे कहते हैं? कोशिका से मिलके जो बनता है, बड़ा चीज होता है, उसे उत्तक कहते हैं। उसका निर्माण करे और मरम्मत करे। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करे। या क्या होता है? ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करता है पोषक तत्व। यह सभी ऊर्जा शरीर को सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यह पोषक तत्व क्या होता है? अगर पोषक तत्व या खाना आप नहीं खाएंगे, क्या आपका पोषण होगा? नहीं होगा। इसलिए पोषक तत्व शरीर में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अब पोषक तत्व के बारे में समझ गए हैं। पोषण जो समझे हैं, पोषण क्या समझे हैं? पोषण समझे हैं शरीर के अंदर पोषक तत्व लेते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। एक स्व पोषण, एक पर पोषण। देखिए बहुत आसान है। स्व पोषण वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी। परपोषी कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी। जैसे आपको यह भी समझ में आया होगा, हम पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या स्वपोषी आप हैं? मनुष्य क्या स्वपोषी है? तो बताइए आप परपोषी हैं? तो आप कहिएगा सर नहीं, स्वपोषी नहीं है। या क्या है? परपोषी है। क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा अपना स्वयं से भोजन नहीं बना सकता है, यह किसी न किसी पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। कहिए क्यों? गेहूं खा रहे हैं, वह भी पेड़ से आता है। फल खा रहे हैं, वह भी पेड़ से आता है। मतलब हमेशा ये दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा।
और पेड़ पौधा को क्या आप खाना देते हैं? दूसर पेड़ पौधा को खाता है पेड़ पौधा? नहीं, वह क्या करता है, स्वयं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है और वह अपना एकदम मस्त रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है। तो पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्योंकि आप देखते होंगे आम के बगीचा लीजिए, बहुत सा बड़ा बड़ा जंगल देखिएगा, वह जंगल में आप पानी दीजिए या ना दीजिए, वो जमीन से पानी लेकर, वर्षा का पानी लेकर वह अपना सालों साल जीवित रहता है। लेकिन मनुष्य रह जाएगा? मनुष्य नहीं रहेगा, कोई भी जीव नहीं रह जाएगा, समझ गए। वह दूसरे पर निर्भर करता है, उसको पोषक तत्व चाहिए तो चाहिए उसको जीवित रहने के लिए। तो अब हम लोग इसको बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इसका जो पोषण का दो प्रकार होता है इसके बारे में देखेंगे। पोषण का दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ लिख दिए हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा, शैवाल, समझ गए? सॉरी बच्चे, हरे पेड़ पौधा जो है कभी भी दूसर जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि जो जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना करे, स्वयं के बदौलत अपना खड़ा रहे, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे पेड़ पौधा और शैवाल। आगे आइए, हम पढ़ेंगे आप परपोषी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परपोषी के बारे में। परपोषी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप पढ़िए कि परपोषण, परपोषी कहिए या परपोषण कहिए, बात बराबर है। परपोषण पोषण का वह विधि है, ये तो ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको नहीं लिखने, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन लिखिएगा तो और सेंटेंस 2-3 लाइन हो जाएगा तो बढ़िया बात है। देखो, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो उसे परपोषी कहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, यह सब जो है बिना दूसरे जीव पर आप जीवित नहीं रह सकता है। परपोषी किसे कहते हैं? इसमें जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे उसे परपोषी, और जिसमें स्वयं पर निर्भर रहे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, उसे स्वपोषी। स्व मतलब अपना, पोषी मतलब अपना पोषण स्वयं करना, परपोषी मतलब अपना पोषण दूसरे जीव से करना। आगे आइए, अब हम परपोषी के प्रकार देखेंगे, समझ गए। इसका प्रकार होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परपोषी के प्रकार, प्राकृतिक के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे प्राकृतिक आधार पर परपोषण 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब यह तीनों को हम डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, हम पढ़े अभी पोषण क्या है, तो पोषण के बारे में हम पढ़ लिए। पोषण के 2 प्रकार देखे हैं। पोषण के बारे में हमने आपको क्या बताया? हमने बोले जब भी कोई जीव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो उसको पोषण कहते हैं। अब पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी के बारे में आप बताए थे कि जो जीव दूसरे पर निर्भर नहीं रहे उसे हम स्वपोषी, जो जीव दूसरे पर निर्भर रहे उसे परपोषी कहते हैं। लेकिन आप परपोषी का उदाहरण भी है, कहते हैं प्रकार भी है, लेकिन स्वपोषी का प्रकार नहीं है। लेकिन परपोषी का 3 प्रकार है। कौन कौन है? परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, समझ गए। यह याद रखेंगे और आगे आइए। अब हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे परजीवी पोषण क्या है। तो देखो, इसमें 2 जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो। समझ में आया? परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी पोषण किसे कहेंगे? जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे आप भैंस को कभी जोक लगे हुए देखेंगे, यहाँ देखिए भैंस है, ये जोक है, तो क्या भैंस को कोई फायदा होता है? नहीं, लेकिन जोक को फायदा होता है। यही जोक और भैंस दोनों किसका उदाहरण है? परजीवी पोषण का उदाहरण है। क्योंकि भैंस को हानि हो रहा है, भैंस को हानि हो रहा है, लेकिन जोक को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो वही तो परिभाषा है। कहेगा परजीवी पोषण क्या है?
तो लिखिएगा उसमें दो जीव आपस में, एक जीव, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा, वैसी पोषण, वैसे क्या लिखिएगा, वैसी पोषण जिसमें एक जीव को लाभ और एक जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे भैंस और जोंक और मानव के सिर में बाल देखे हैं, लड़की के बाल देखिए उसका बहराना होता है, उसके बालों में जूझ, ढीला जिसको कहते हैं, वह एक परजीवी पोषण है। क्या लड़की को चाहे आप ही को ढील लगा हुआ है, लड़का को तो बहुत कम रहता है क्योंकि छोटे छोटे बाल रहता है, गिर जाता है, लेकिन लड़की को बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो देखिए उसका बाल में तो बहुत बढ़िया उसको मिल जाता है स्थान, आराम से उसको घूमते फिरते रहता है, एकदम उसको पता भी नहीं चलता है। लेकिन लड़की भी आजकल निकाल दे रही है। तो यह क्या हो रहा है, लड़की को कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जू को तो ढीला तो लाभ हो रहा है। तो इसमें यही होता है, परजीवी पोषण में क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, समझ गए ना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, परजीवी पोषण भी दो प्रकार को। देखिए अभी हम परजीवी पोषण किसका, परपोषण का प्रकार पढ़े हैं, तीन प्रकार, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। लेकिन परजीवी पोषण क्या बोले, एक जीवी के लाभ होता है, एक जीव को हानि होता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण भी दो प्रकार का होता है, परजीवी पोषण भी दो प्रकार का होता है। देखिए लिखा मुक्ता दो प्रकार का होता है। बाह्य परजीवी, जो बाहर में जो ढीला, मक्खी चाहे जोंक, ये सब बाहर में रहता है, इसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। और जो शरीर के अंदर में नुकसान पहुंचावे, उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। यही लिखा हुआ है। देखिए बाह्य परजीवी में क्या होता है, जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग को पोषण, जिसे किसी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करे, उसे बाह्य परजीवी पोषण कहेंगे। और शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करे, उसे अंतः परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल, ये सब क्या होता है, बाह्य परजीवी होता है। इसमें भी सबको, एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को हानि होता है, समझ गए। अंतः परजीवी वही है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करे, उसे अंततः परजीवी कहते हैं, उसे अंतः परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, यह सब याद रखेंगे, ये शरीर के अंदर पाया जाता है, जो कि नुकसान पहुंचाता है आपको कोई फायदा नहीं, इसको फायदा है, समझ गए। हुक बर्ग, समझ गए। यह सब दो तीन याद रखिएगा, कम से कम फीताकृमि और गोल कृमि याद रखिएगा, क्योंकि कहेगा अंतः परजीवी के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप बताने में हचकिचित होइएगा, इसलिए याद रखिएगा फीताकृमि, गोल कृमि, दो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। परजीवी पोषण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के, बाह्य परजीवी पोषण और अंतः परजीवी पोषण। बाह्य परजीवी क्या होता है, शरीर के जो बाहर भाग से जो लाभ प्राप्त करता है कोई दूसरा जीव, उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करता है, उसे हम अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। अब आइए दूसरा जो बताए थे परपोषण के प्रकार, मृतोपजीवी किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो मरा हुआ वस्तु पर से जिंदा रहे, उसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े, गले एवं मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करे, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। देखो मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करे, उसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। जैसे कबक, कोई गया मरे हुए देखे होंगे जानवर को, तो उस जानवर पर देखिएगा कि पिल्लू फर जाता है, तो क्या वो मृतोपजीवी पोषण कहलाएगा, क्योंकि वह मरा हुआ चीज खा रहा है। जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यह सब मृतोपजीवी का उदाहरण है। आप लोग बहुत सुंदर से याद रखेंगे, जो कि आपके आगे काम देगा। आगे ये प्राणी संपोषण, यह अंतिम होगा। प्राणी संपोषण, पोषण में, परपोषण में यह अंतिम प्रकार होगा। प्राणी संपोषण क्या है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करे, उसे प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे मानव मेढक, यह देखिए मानव क्या होता है, तरल भी खाता है, मतलब द्रव भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, क्या कहते हैं कि जल पीते हैं, और ठोस मुर्गा भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, ठोस के रूप में सेब भी खाते हैं। इसीलिए ठोस और द्रव दोनों ही प्रकार के जो ग्रहण करे, उसे हम क्या कहेंगे,
कि प्राणी संपोषण कहेंगे। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? जो ठोस और तरल दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं जीने के लिए, अपना पोषण प्राप्त करने के लिए ठोस के रूप में भी ले और तरल के रूप में भी ले, उसे हम प्राणी संपोषण कहेंगे। और यह इसका उदाहरण हो गया मानव और मेढक। मानव और मेढक, मेढक के बारे में आगे चल के आप पढ़िएगा। डॉक्टर बनने के लिए मानव की तरह उसका सारा अंग होता है, वह उसको डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल करके भी सिखाया जाएगा, समझ गए। और आगे है पौधा में पोषण। बहुत कम समय में आपका यह टॉपिक खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि आपका यह इतना ही रहे, जो कि छोटा छोटा वीडियो में आपका इतना चीज कवर कर लिए हैं। इसमें आप फालतू चीज बिना कोई कहानी कहे हम आपको बताया है। अगर आपको हम फिर से अगर इसको रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको देखिए कितना आसानी से रिवाइज हो जाएगा। हम आंख बंद करके आप सोचिए, हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। क्या है? हम बताए थे यह चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण, पोषण उसके बाद पादप में पोषण, उसके बाद जंतु में पोषण, उसके बाद मानव पाचन तंत्र। पोषण के बारे में हमने बोले थे कि यह पूरा चैप्टर इस वीडियो में समाप्त करेंगे, तो समाप्त कर दिया हूं। एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, आराम से देखिए, बहुत ही स्पीड में। जीव विज्ञान हम बताए थे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीवों के व समस्त जीव के अध्ययन करना, जीवधारियों के अध्ययन करना, जीवधारियों के बीच का अध्ययन करना, जीवधारियों जितना भी होता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे पोषण होता है, कैसे वृद्धि होता है, कैसे प्रोटीन उसको मिलता है, कैसे बीमार होता है, यह सब के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों एक हैं, अरस्तु महोदय ने। और एक बताए थे पादप विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस महोदय हैं, यह भी याद रखेंगे। हम बताए थे बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, यानी इंग्लिश में बताए थे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। समझ गए? बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था 1801 ईस्वी में। आपको स्पीड से रिवाइज करवा देते हैं। हम बताए थे आपका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का बताए थे इसका परिभाषा, जीवों में होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से नियंत्रण करे, काम करे, शोषण करे, उसको बढ़ाने का काम करे, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे पोषण करना, शोषण, उत्सर्जन मतलब पैखाना करना, बाथरूम जाना, यह सब नियंत्रण रूप से काम होता है, नियमित रूप से कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया, जीवन को जीने की प्रक्रिया। समझ गए? इसके अंतर्गत आप बोले थे, हम आपको बोले थे सजीव का लक्षण बताइए। सजीव का 4 लक्षण हम आपको बताए थे। जो भोजन करे उसे सजीव कहते हैं, जो सांस ले उसे सजीव कहते हैं, जो उत्सर्जन करे, जो कुछ बाहर निकाल ले उसे हम सजीव कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो उसे हम सजीव कहते हैं, जो गति भी करे उसे हम सजीव कहते हैं। समझ गए? उसके बाद हम अब बताए थे आपको पोषण किसे कहते हैं। पोषण में बताए थे वैसी जीव कोई भी जीव जब पोषक तत्व भोजन के बारे में बोले थे। पोषक तत्व क्या है? भोजन है। ग्रहण करके उसका उपयोग करे उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। यदि भोजन ग्रहण करके उसको उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के बारे में आपको 2 प्रकार बताए थे। क्या बताए थे? स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करे। स्वपोषी जो दूसरे जीव पर निर्भर करे परपोषी कहलाता है। और स्वपोषी का यहाँ देखिए परिभाषा भी लिखा हुआ, हम बता भी दिए थे। स्वपोषी का प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषी का प्रकार होता है 3। कौन कौन प्रकार? परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। यह सब आपको बताया है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव को लाभ हो, एक दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ये जैसे कि जोंक हो गया, भैंस हो गया, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, समझ गए? यह सब क्या हो गया? परजीवी का उदाहरण हो गया। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण भी 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में हम आपको जो बताए थे, क्या बताए थे? जो शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करे बाह्य परजीवी, जो शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करे उसे अंतः परजीवी कहते हैं। अब मृतोपजीवी पोषण कहते हैं जो मृत सरागला, जो मृत आदमी मृत शरीर से प्राप्त करे अपन पोषण, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषण में बोले थे जो ठोस और तरल दोनों पदार्थ के रूप में ग्रहण करे, भोजन करे, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, जिसे मानव का उदाहरण हम दिए थे। उसी के बाद यह जो है टॉपिक आपका समाप्त हो। फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत ही अच्छा से
पहले पौधा में पोषण जानने से पहले यह पहले जानिए पौधा में भोजन कैसे होता है। पौधा तो स्वपोषी जंतु है। पौधा किस प्रकार की जीव है? स्वपोषी जीव है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है वह पढ़ना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। यह आपको हमेशा याद रहना होगा कि पौधा में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है और कैसे होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य यानी सूर्य नहीं, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही लाइन का जवाब दीजिएगा। यह वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कैसे भोजन बनाते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे वायुमंडल में आपका मिलता है CO2, जैसे O2 आप ग्रहण करते हैं तो पौधा भोजन बनाने वक्त CO2 ग्रहण करता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या इनको चाहिए? जल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? ये वायुमंडल से आपको ले लेता है, वायुमंडल से ले लेता है। जल कहां से लेता है? H2O, तो यह जड़ से ले लेता है। पौधे को जड़ जो है मिट्टी में है, मिट्टी से ये ले लेता है। तो समझिए यह दोनों इसको आसानी से मिल गया, यह वायुमंडल से मिल गया, यह मिल गया जड़ से मिल गया। उसके बाद उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। वह तो डेली उसको मिलता है, वह तो डेली मिलता है। और पत्ती हरा होना चाहिए, जिसमें हरा पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। आप कहिएगा क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। और प्रकाश अवशोषित करेगा तभी भोजन बनाएगा। आप सुनिए, यह देखिए पौधे को भोजन बनाने के लिए मात्र और मात्र इतने सामग्री चाहिए। वायुमंडल से मतलब वातावरण से, जिससे आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधे को भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जल कहां से चाहिए? जमीन से ले लेगा। और सूर्य प्रकाश मिलता ही है। पत्ती में होता है क्लोरोफिल, हरा पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल। अब यह इतना चीज मिल गया तो यह अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, जिसको मंड कहते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। याद रहेगा। यह क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अब प्लस क्या बनाता है? क्या बनाएगा आप बताइए? O2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाएगा? O2 यानी ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। तो पौधा भोजन जब बनाता है तभी आपके लिए वह ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर वह भोजन बनाना छोड़ दे तो आपको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, कोई भी जीवधारी जिंदा नहीं रह पाएगा। समझ गए? इसीलिए सरकार भी पेड़ पौधे को लगाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। पेड़ पौधा से ये ऑक्सीजन ही संतुलित नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। आगे हम पढ़ेंगे ना SST, उसमें भी पेड़ पौधा के बारे में बताएंगे बहुत ही डिटेल से। समझ गए? तो यहाँ आप समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा भोजन बनाता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यह अभिक्रिया होता कैसे है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जड़ से, उसके जो मिट्टी से क्या ले लेता है? मिट्टी से आपका ले लेता है जल ले लेता है। और उसके पास पत्ती में क्लोरोफिल होता है और सूर्य प्रकाश ले लेता है, तब क्रिया होता है तो ग्लूकोज बनाता है। और जो ग्लूकोज उसको ऊर्जा प्रदान करता है, उसको वृद्धि करने का काम करता है। समझ गए? यह एक तरह पोषक तत्व है। आप समझिए यह क्या हो गया? और O2 आपके लिए ऑक्सीजन देता है। O2 मतलब ऑक्सीजन आपके लिए छोड़ देता है वायुमंडल में, जो मनुष्य ग्रहण करता है। समझ लीजिए पौधा अगर भोजन नहीं बनाए तो क्या होगा आप सबको?
आप सबको ऐसा नहीं समझिएगा आपको हम बोल रहे हैं, हम अपने बारे में भी बोल सकते हैं, हम भी तो आप ही के श्रेणी में है, ऐसा थोड़े है कि हम अलग हैं, हम थोड़े हैं दानव हैं चाहे जानवर हैं, हम तो चाहे पौधा पेड़ पौधा है, हम भी तो आप ही के श्रेणी से हैं, समझ गए। तो यह बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए पौधा को क्या क्या आवश्यकता होती है वह हम देखेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण की कहेगा समीकरण लिखे तो यह आप याद रखिएगा, CO2 प्लस H2O अब माइनस क्या होता है अभिक्रिया का चिन्ह दे दीजिएगा, ये ऐसे तीर का चिन्ह दीजिएगा, ऊपर में सूर्य का प्रकाश लिखिएगा, नीचे में क्लोरोफिल लिखिएगा और इधर बना दीजिए C6H12O6 और O2। इसको संतुलित अगर करना होगा तो सुनिए, इसमें 6 लगाइएगा, इसमें लगाइएगा कितना 12, इसमें 6 और इसमें 6, बस संतुलित हो गया, समझ गए। यह समीकरण संतुलित हो जाएगा और ये आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर का दे देगा, अगर यह प्रकाश संश्लेषण का समीकरण खाली लिखने पूछेगा तब। अब हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है, वह 4 चीज आप याद रखेंगे, समझ गए। वह 4 चीज बहुत अच्छा से याद रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया से हम आपको फिगर डायग्राम आपको कॉपी करके गूगल से डाले हैं, एकदम सुंदर लग रहा है, आप देख के मनमोहक हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हम आपको पहले से बता चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2, जो कहां से इनको मिलेगा, आपको वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, और जल चाहिए H2O जो कि कहां से, जमीन से ग्रहण कर लेता है। सूर्य का प्रकाश तो जान ही रहे हैं, सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल जान रहे हैं, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, हम बता चुके हैं। तो आप देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखने कहेगा तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हो गया, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल हो गया, क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, जिसको शर्करा या मंड या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उससे ऑक्सीजन छोड़ दिया, हो गया। कितना अच्छा है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं परीक्षा में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, सूर्य के उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यह स्वपोषी होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करेंगे। देखिए अब हम इसमें 4 चीज पढ़ेंगे, एकदम प्रयोग करेंगे, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल, वह प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत जगह यह छोड़ देता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, एकदम आपको प्रैक्टिकल करा कर आपकी सिखाऊंगा, तभी पौधा में पोषण हम समाप्त करेंगे, नहीं तो नहीं समाप्त करेंगे, समझ गए। क्या हम बताएंगे, इसमें 4 चीज बताएंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने के लिए पौधे को क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो यह हम साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी है, किस लिए, भोजन बनाने के लिए, यह साबित करें। दूसरा साबित करेंगे कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण में H2O जल की आवश्यकता होती है। फिर कहेंगे, लिखेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे को भोजन बनाने के दौरान सूर्य की प्रकाश आवश्यकता होता है। चौथा सिद्ध करेंगे कि पौधे को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। यह चारों प्रमाणित कर देंगे, डायग्राम फोटो उसका विवरण के साथ, तभी यह चैप्टर, यह जो है टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर नहीं। चैप्टर तो हम 4 चीज आपको बताए थे, पोषण बता चुका हूं पहला वीडियो में, दूसरा हम बता रहे हैं यह है आपको पौधे में पोषण, और तीसरा बताएंगे जंतु में पोषण, और चौथा बताएंगे मानव पाचन तंत्र, समझ गए, तभी यह चैप्टर समाप्त होगा। तो अब हम पहला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश आवश्यक होता है, सिद्ध करें। सूर्य के प्रकाश मतलब पौधा के भोजन बनाने में सूर्य के प्रकाश अहम भूमिका निभाती है, इसको आपको साबित करके बताना है। इसको क्या करके बताना है, साबित करके बताना है। तो यह साबित करने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अच्छा से देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश अति आवश्यक है, बस जो चीज प्रमाणित करने के लिए कहेगा वही चीज लिख दीजिएगा क्वेश्चन उल्टा कर की प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे में भोजन बनाने की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है।
यह अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमको प्रमुख सामग्री चाहिए, प्रमुख चीज चाहिए, तब हम क्या करते हैं, साबित कर सकते हैं। पहला चाहिए गमला में लगा हुआ पौधा। तो यहां गमला ये ले लीजिए, देखिए एक छोटी सी गमला बना लेते हैं, आपको इसमें हम पौधा लगा लेते हैं। गमला में लगा हुआ पौधा ले लेते हैं और लगा भी दे रहे हैं। देखिए एक गमला है, यह मट्टी से भरा हुआ है, यह जड़ है गमला का, समझ गए। यह पौधा है, क्या है, पौधा बना लिए। गमला में लगा हुआ एक पौधा ले लिए। यह फिगर भी आपको बनाना है, आप अच्छा से बढ़िया से गूगल पे सर्च करके बहुत सुंदर से फिगर आप बना सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल लीजिएगा। अल्कोहल मतलब होता है दारू, अल्कोहल मतलब क्या होता है, शराब, यह तो आप जान रहे हैं। उसके बाद अल्कोहल चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए आयोडीन का घोल, मतलब नमक का घोल। क्या चाहिए तीसरे चीज में, नमक का घोल चाहिए। उसके बाद आप जान रहे कागज का, काला कागज और एक क्लिप चाहिए उसको बांधने के लिए, यानी उसको टाइट करने के लिए वो क्लिप चाहिए। अब बस इतना 4 चीज अगर मेरे पास है तो यह हम साबित कर सकते हैं कि पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ गए। अब हम देखेंगे इसका प्रयोग विधि। इतना लिखने के बाद आप फोटो साइड में बना दीजिएगा। उसके बाद इसका विधि लिखिएगा। क्रिया विधि क्या लिखिएगा, गमला में लगे हुए पौधे, बस एक अगर समझ गए तो अगला तीनों आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। समझ गए, सब में एक ही है, थोड़ा थोड़ा अलग है। समझिए, गमला में लगे हुए 2-3 पौधे जो है, यह जो गमला में लगाए हुए पौधा है, इसको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। देखिए लिखा हुआ है अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि स्टार्च यानी मंद रहित हो। अगर अंधेरा कमरा में रखिएगा तो भोजन बनाएगा नहीं, बनाएगा तो उसमें जो ग्लूकोज बन रहा है वह समाप्त हो जाएगा, मंद जो है समाप्त हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है जिससे उसको ऊर्जा मिलती है वह समाप्त हो जाएगा। 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए। उसके बाद पत्ती के आधे भाग को काला कागज से एवं क्लिप की सहायता से ढक दीजिए। उसके बाद पौधा को बाहर निकालिए। यह पत्ती है ना, इसके आधे भाग को, पूरे भाग को नहीं, कागज जो काला कागज लिए और क्लिप लिए, इसको मोड़ के आधे को, पत्ती को आधे भाग को मोड़ करके अच्छा से ढक के उस पर क्लिप लगा दीजिए। ऐसे करके क्लिप लगा दीजिए जो कि दोनों तरफ से, तो ताकि यह जो है ढका रहे अच्छी तरह से, ताकि उसमें सूरज का प्रकाश नहीं घुस सके। अब इस गमला को उठाकर धूप में रखेंगे। देखिए लिखा हुआ होगा, यही आप क ख ग घ करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न संख्या रहता है 1-2 करके, तो आप क ख ग घ भी लिखिएगा तो चलेगा, चाहे रोमन में 1 2 3 4 आप दे सकते हैं तो अच्छा रहता। तो इसके बाद क्या कीजिए, गमला को पौधे में को, गमला में लगे पौधे को लगाते लेकर उसको 3-4 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद वहां से लाएंगे और पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसको उसमें अल्कोहल मिला देंगे। देखिए अब वह 3-4 घंटा के बाहर रखे हैं जो पौधा को, इसको यहाँ लाएंगे और इसमें से पत्ती जो है इसको तोड़कर जल से भरे, एक बीकर मतलब होता है कांच का बना हुआ रहता है, और कांच का प्रखनली को हम बीकर कहते हैं। जल से भरे बीकर में इस पत्ती को हम डाल देंगे। इस पत्ती को क्या करेंगे, डाल देंगे। मान लीजिए डाल दिए और वो कागज हटाकर, यह कागज काला कागज हटाकर डाल देंगे। डालने के बाद इसमें अल्कोहल मिला देंगे। इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल मिला देंगे, अच्छी तरह से अल्कोहल मिला देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, वो फिर गर्म करेंगे इसको, बीकर को। आप यहाँ एक स्टोव की सहायता से, मान लीजिए यहाँ एक बर्नर लगा दिए, यहाँ बर्नर लगा दिए, गैस है तो नहीं जलते रहता है, यहाँ एक चाबी लगा दिए हैं, इससे गैस जल रहा है, इससे थोड़ा सा गर्म करेंगे। समझ गए। गर्म करने के बाद क्या होगा, अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें जो पत्ती जो डाले हैं इसको बाहर निकालकर साफ पानी से एकदम धो लेंगे। यह मान लीजिए पत्ती है, साफ पानी से धो लेंगे। साफ पानी से धोकर उसमें नमक का घोल डालेंगे। देखिए अब इस पत्ती पर नमक का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला या ना होकर सफेद हो जाता है, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। देखिए अब क्या होता है, जैसे इससे निकालकर साफ पानी से धोकर इस पर जो हम आयोडीन का घोल यानी नमक का घोल रखे हैं इस पर डालेंगे
तो यह आधे भाग जो ढके हुए थे ना, यह जो है काला नीला ना होकर यह सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। जहां नहीं ढके थे यह काला या नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला या नीला हो जाएगा। बस इससे साबित होता है कि पौधे को यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश अति आवश्यक है। इतना लिख दीजिएगा, आपका यह प्रयोग हो जाएगा। और यह इस प्रकार से सुंदर सा फोटो भी आप बना दीजिएगा। समझ गए? आप नहीं समझे तो एक बार और समझिए। काहे एक यदि समझ जा रहे हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा आप आराम से समझ सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे तो आपको अगला भी समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो क्या समझना है हमको कि देखिए, पौधे जो है भोजन बनाने के समय सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसे सिद्ध करें या प्रमाणित करें। तो आप कहिएगा पौधे को भोजन या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। इस क्रिया को प्रमाणित करने के लिए मुझे 4 चीज चाहिए। कौन चीज? गमला में लगा हुआ पौधा ले लिए, उसके बाद अल्कोहल ले लेंगे, उसके बाद आयोडीन ले लेंगे, उसके बाद काला कागज और क्लिप ले लेंगे। अब क्रिया विधि में क्या लिखेंगे? पौधा जो गमला में लगा हुआ लेंगे, इस पौधा को 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे। पहला क्या टॉपिक होगा? अंधेरे कमरे में रखेंगे। कै दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। अंधेरे कमरे में कितना दिन के लिए रखेंगे? 3 से 4 दिन के लिए हम लोग अंधेरे कमरे में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम लोग आराम से इसको अंधेरे कमरे से निकालेंगे। और यह जो है एक पत्ती को, देखिए गमले को एक पत्ती को आधे भाग को कागज और क्लिप की सहायता से अच्छी तरह ढक देंगे ताकि इस पर प्रकाश नहीं लगे। आधे को पत्ती, आधा को। उसके बाद 2-3 घंटे के लिए गमला को सूर्य की प्रकाश में रख देंगे और 3 घंटा के बाद वहां से लाएंगे और यह पत्ती जिसको ढके थे उसको तोड़कर ये पानी, साफ पानी भरा हुआ बीकर में डाल देंगे। यह बीकर है, डालकर वो पत्ती को और नीचे से गर्म करेंगे। नीचे से स्टोव से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यह पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लेंगे और धोने के बाद यह पत्ती पर क्या डालेंगे? आयोडीन का घोल डालेंगे। इसमें अल्कोहल मिलाकर गर्म करेंगे। इतना याद रखिएगा, अल्कोहल मिलाकर गर्म करेंगे। फिर से एक बार बता देंगे, यहां जैसे ही आयोडीन का नमक डालेंगे, नमक का घोल डालेंगे, जो ढका हुआ भाग जो है वो सफेद हो जाएगा और बिना ढका हुआ भाग क्या हो जाएगा? काला या नीला हो जाएगा। इससे साबित क्या होता है कि पौधे को भोजन बनाने के समय या प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश अति आवश्यक है। फिर एक बार समझिए, पौधे को 3-4 दिन के लिए घर के अंधेरे में रख देंगे ताकि उसमें रोशनी नहीं जाना चाहिए, ताकि जो है इसमें स्टार्च रहित हो जाए। इसमें जो भोजन था, कार्बोहाइड्रेट था, वह समाप्त हो जाए। उसके बाद बाहर निकालकर एक पत्ती को आधे भाग को ढक लेंगे कागला कागज और क्लिप से और 3-4 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। अब वह पत्ती तोड़ के अल्कोहल मिला हुआ पानी में डाल देंगे और गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इससे बीकर से निकालकर वह पत्ती साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद आयोडीन का घोल डालेंगे तो जिसको ढका हुआ भाग देखेंगे यह सफेद हो जाएगा और पत्ती जिस पे ढका हुआ नहीं लगा हुआ था काला कागज, वह क्या हो जाएगा? काला या नीला हो जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे को सूर्य की प्रकाश होना अति आवश्यक है। प्रमाणित हो जाएगा और आपको 5 नंबर आ जाएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छा से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। और अब दूसरा प्रयोग देखेंगे। अब दूसरा प्रयोग है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या है? पत्ती में जो उपलब्ध होता है क्लोरोफिल, वह आवश्यक है। इसको भी साबित करेंगे बहुत अच्छा से, फिगर बना के। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। हम बताए थे, सब प्रयोग में यही लिख देना। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा हुआ क्रोटन का पौधा लेंगे, जिसमें 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि स्टार्च रहित या चितकबरा हो जाए। बस इसमें क्या करना है,
पौधा जो लेंगे गमला में वह किस चीज का होना चाहिए, क्रोटन का होना चाहिए। देखिए हम फोटो बनाते हैं, आप भी फोटो बना लीजिए। देखिए यह गमला है, इसमें मट्टी भरा हुआ है, इसमें एक क्रोटन का पौधा ले लिए। क्या लिए, क्रोटन का पौधा ले लिए, समझ गए। क्या, क्रोटन का पौधा ले लिए। ये किस चीज का पौधा है, क्रोटन का पौधा है, क्रोटन का पौधा ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया 2-3 दिन के लिए घर के अंधेरे में रख देंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे ताकि वह स्टार्च रहित हो जाए, ताकि उसमें जो भोजन बचा हुआ हो, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, तो वह रहित हो। उसके बाद गमला में लगे हुए पौधे को 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रखेंगे, सेम प्रक्रिया। और उसके बाद धूप से निकालकर पत्ती को जो है अल्कोहल भरे प्रखनली में डाल देंगे। अब एक अल्कोहल भरे हुए प्रखनली है, ऐसे है, इसमें जो है 3-4 घंटा धूप में रहने के बाद इसमें अल्कोहल मिला हुआ है, इसमें लाकर वह पत्ती को क्या करेंगे, क्रोटन के पौधे को पत्ती को डाल देंगे। मान लीजिए डाल दिए, सेम प्रक्रिया है, डाल देंगे और उसके बाद उबालेंगे। जब उबालेंगे तो यहाँ स्टोव चाहिए हमको, यहाँ क्या चाहिए, स्टोव चाहिए। यहाँ एक चाबी लगा देते हैं, यह स्टोव लगा दिए, यह क्या हो गया, गैस हो गया, जो विद्यार्थी जलाता है, हो गया। स्टोव गर्म करेंगे, गर्म करने सेम प्रक्रिया है। देखिए उबालने के बाद, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो जैसे ही जल में अल्कोहल में डालेंगे तो इसका जो पत्ती में जो क्लोरोफिल कुछ भी बचा होगा ये जल में घुल जाएगा। क्या होगा, वो उसके साथ मिल जाएगा, किसके साथ, अल्कोहल में मिल जाएगा। सर्वेक्षण में यह पाया गया है जहां क्लोरोफिल था वह रंग काला हो गया है, और जहां नीला हो गया है, जहां क्लोरोफिल नहीं था वह रंग क्या हो गया, सफेद हो गया। जैसे इसमें डालेंगे, प्रयोग बहुत आसान है, इसको साफ पानी से धोएंगे भी नहीं। अब इसमें डालकर उबालेंगे तो इसमें जितना भी क्लोरोफिल है वह इसमें सोख लेगा तो वह देखेंगे जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वह सफेद हुई। पत्ती को जैसे बाहर निकालेंगे ना, तो जहां पर क्लोरोफिल नहीं था आधे भाग में देखेंगे, या तो पूरे भाग का इसमें देखा है, इसको तो कोई ढका ढुकी नहीं किए है, तो देखेंगे इस पूरे भाग पर क्लोरोफिल, जहां पर थोड़ा सी बचा होगा क्लोरोफिल, वह क्या हो जाएगा, काला नीला हो जाएगा। जहां पर क्लोरोफिल नहीं होगा वह क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। बस एक ही प्रक्रिया है, जिससे क्या साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल अति आवश्यक है। इतना बात लिख देते हैं तो बहुत अच्छा से आप लोग नंबर ले आ सकते हैं। सेम प्रक्रिया है। क्या करना है, पहले 2-3 दिन के लिए घर के अंदर रखेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे। किस लिए रखेंगे, ताकि उसमें जो ग्लूकोज है या स्टार्च है जो मंद है वह समाप्त हो जाए। और उसके बाद गला 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे, और एक पत्ती को तोड़कर प्रखनली जो है आपके पास अल्कोहल मिला हुआ है उसमें डालकर गर्म करेंगे, तो अल्कोहल में क्या होता है, क्लोरोफिल घुल जाता है। जब घुल जाएगा तो जो देखिएगा वह रंग जो है काला नीला के जगह सफेद हो जाता है, पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। जिससे यह साबित हो गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। अब तीसरा प्रयोग के बाद आएंगे और चौथा प्रयोग को देखेंगे, उसके बाद यह पोषण चैप्टर पौधे में समाप्त होगा। तो क्या देखेंगे हम लोग कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना अति आवश्यक है। तो इसमें भी लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। इसको साबित करने के लिए मुझे 3-4 चीज की आवश्यकता है जो निम्नलिखित हो है। क्या क्या है, गमले में लगा हुआ पौधा ले लीजिएगा, KOH का घोल लीजिएगा। अब देखिए KOH कोई बच्चा नहीं समझ गया तो इसीलिए केमिस्ट्री भारी होता है। KOH मतलब होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, के मतलब पोटासियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इसको हम पढ़ेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड।
इसको क्या पढ़ेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कॉर्क ले लेंगे जो कि उससे बंद करने के लिए। कॉर्क क्या होता है, कोई भी बोतल है इसको अच्छी तरह से रबर का होता है, बंद कर उसमें हवा आगे पीछे नहीं जाए, इसलिए कॉर्क लेते हैं। KI मतलब होता है पोटासियम, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, समझ गए। KI मतलब होती है 4 चीज हमको अब चाहिए, अब फिर प्रयोग करेंगे फोटो बना करके। देखिए आप इस प्रयोग में क्या करेंगे, 4 चीज लेंगे तो 4 चीज तो हम आपको बना देंगे। क्या करेंगे, बना देंगे आपको। यह नाम तो आपको हम बता दिए हैं, तो यह नाम मिटा देते हैं, जो कि फिगर इस बगल में हम आपको बता सके, समझ गए। इस बगल में आपका फोटो बना सके। देखिए आप कह रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले में लगे पौधे को 36 से 48 घंटा यानी 1 से 2 दिन, 48 24 दिन 48 घंटा है, यानी 2 दिन अंधेरे कमरे में रखते हैं। कहाँ रखेंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे। कमरा नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे, कमरे में रखेंगे। एक हरी पत्ती को तोड़ेंगे। आप कमरे में रखने के बाद हरी पत्ती को तोड़ लीजिए और क्या करेंगे, चौड़े मुंह की बोतल में, जो चौड़ा जो उसमें पत्ती आ सके, वह बोतल के मुंह में कॉर्क की मदद से बीच में इस प्रकार डाल लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो घुला हुआ है उसमें अंदर में रहे और बोतल के मुंह इस प्रकार लगा हुआ हो कि वायुरुद्ध हो, उसमें वायु अंदर नहीं जाना चाहिए। कॉर्क से बंद कर देंगे। उपकरण को इस प्रकार के लिए धूप में, इस उपकरण को कुछ समय के लिए क्या करेंगे, धूप में रखते हैं। कुछ घंटे के बाद पत्ती को तोड़कर क्या करेंगे, पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर KI घोल डालते हैं। तो KI घोल जैसे डालेंगे तो परीक्षण हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था पीला हो जाएगा। जो पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड युक्त पानी में था वह पीला हो जाएगा, क्योंकि बोतल में रखे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बोतल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सोख लेती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी न होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है और यह भाग जो क्या होता है, पीला हो जाता है। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ CO2 लिखा हुआ है, CO2 गैस होना आवश्यक है। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। वीडियो के रोक कर एक बार पढ़ लेंगे, एक बार नोट बना लेंगे, नहीं तो 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। आप भी कहिएगा क्या सर इतना बड़ा वीडियो बना देंगे, बोर लगने लगेगा। चलिए अब अंतिम प्रयोग बचा है, चौथा प्रयोग, और उसके बाद पोषण आपका समाप्त हो जाएगा। कौन सा पोषण समझ जाए, प्रकाश में क्या कहते हैं, पौधे में पोषण आपका समाप्त हो जाएगा। यह अंतिम प्रयोग है। एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यक गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस प्रकाश पौधा छोड़ती है, इसको प्रमाणित करना। यहाँ लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है, इसके लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। एक बीकर लेंगे, एक प्रखनली लेंगे। इसी को बीकर या प्रखनली दोनों एक ही चीज है, जिससे शीशा का बना होता है, कांच का बना होता है। जलीय पौधा ले लेंगे, एगो हाइड्रा ले लेंगे, जलीय पौधा हाइड्रा ले लेंगे, समझ गए। इसमें अगर फोटो की बात करें कोई बच्चा तो वह हमरा कमेंट करेंगे, तो आपको चाहे यूट्यूब पर भी लिखेंगे, चाहे गूगल पर, यूट्यूब पर कहाँ लिखेंगे, गूगल पर लिखिएगा तो आ जाएगा, यूट्यूब पर भी लिखिएगा तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो हम आपको इसको फिगर भी बना देते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। अब देखिए इसमें हम आपको थोड़ा सा बना देते हैं, नहीं कहिएगा सब कुछ स्पीके का स्पीके पर रहे। इसमें हाइड्रा का पौधा लेंगे, एक कीप लेंगे, कीप जानते हैं जिसमें तेल ढारते हैं गांव में, जिसको टीप कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, और क्या लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। यह 4 चीज हमको चाहिए। अब सिद्धांत कैसे प्रयोग करेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है।
जिसमें पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस और जल के उपयोग से क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह एक सिद्धांत है, प्रकाश के उपस्थिति में क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है जल और उसको ग्लूकोज का निर्माण करता है, तभी न खाना बनाता है। इस कार्य विधि क्या होता है, बीकर में आधा भाग पानी लेंगे। देखिए एक बीकर लेंगे, उसमें आधा भाग पानी लेंगे। फोटो हम बना देते हैं, एक बीकर ले लेते हैं या प्रखंडी जिसको कहते हैं, इसमें आधा भाग पानी भर लेंगे। मान लेते हैं इतना दूर आधा भाग पानी भर लिए, ये पानी भर लिए। आगे आइए, अब हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। देखिए यह हाइड्रा का पौधा है, यह पानी में रख देंगे। मान लीजिए यह पौधा है हाइड्रा का, यह पानी में होता है हाइड्रा का पौधा, ये मान लीजिए हाइड्रा का पौधा है, ठीक है। आगे आइए, जल को कीप से भरे प्रखनली को सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। अब जल को कीप जो लेंगे उसको उल्टा रख देंगे। कीप आप जानते होंगे, कीप ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है और यह ऐसा होता है, इसका मुंह चौड़ा होता है ऐसे। इसके ये जो प्रखनली को है अच्छी तरह से यहाँ से हवा नहीं जाना चाहिए, वह कीप को इसमें डाल देंगे, यहाँ पूरा ग्रीस लगाकर बंद कर देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, देखिए कुछ देर के लिए प्रखनली को सहायता सावधानी पूर्वक ढक देंगे, कीप को जल से भरे प्रखनली को। अब इसमें एक चीज और करेंगे, अब ऊपर जो कीप जो खुला हुआ है यहाँ तो ढक दिए, यहाँ एक जल से भरी प्रखनली यहाँ लेंगे ऐसे करके, ऐसा लेंगे प्रखनली, इसमें भी जल भर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, आधा भाग मान लीजिए यहाँ तक जल भर देंगे, यहाँ तक जल भर देंगे, ऐसे जल भर देंगे। जल भर दिए तो जल भर इतना देंगे कि यहाँ तक ही ऊपर में दिखने के लिए, बुलबुला आने के लिए दिखाई दे। अब देखिए इसको कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे। किसको, इसको पूरे को कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे। जैसे धूप में रखेंगे, शीशा तो पारदर्शी माध्यम है, तो इसको धूप मिलेगा तो भोजन बनाएगा। भोजन बनाएगा तो ये ऑक्सीजन जैसे छोड़ेगा, तो आप पानी में जाकर कभी सांस लिए हैं, फूकिएगा देखिएगा ऊपर में बुलबुला आएगा। तो बुलबुला इसको भी जैसे भी ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो रास्ता तो कहीं है नहीं, यह बुलबुला कहाँ आएगा, यहाँ आपको एक बुलबुला दिखाई देगा, जिससे क्या साबित हो जाएगा कि पौधा जो है भोजन बनाने के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। इतना ही चीज लिखेंगे, यह लिखा हुआ। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आराम से आप लिख देंगे। और पौधा में पोषण इतना ही था। थोड़ा सा यह भी बता देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो अवस्थाएं 2 होती है, यह याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक होता है प्रकाशीय क्रिया, एक होता है अप्रकाशीय क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया हो उसे प्रकाशीय क्रिया कहते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रिया हो उसे अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे बहुत अच्छा से। तो एक और चीज देख लीजिए, उपापचय और पचय। तब जंतु में पोषण आज नहीं कल बताएंगे। तो क्या बताएंगे, उपापचय क्या है, सजीवों के देखिए सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया उपापचय कहलाता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, उपाचय और उपपचय। उपाचय में क्या होता है, अणु एक टूटता है, अणु क्या होता है, जुटता है। इसमें उपाचय में क्या होता है, अणु जुटता है, और उपपचय में अणु टूटता है। इतना लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा से आपका हो जाएगा। किसमें देखेंगे, जंतुओं में पोषण। देखिए प्रश्न है एगो, जंतु में पोषण कितने चरण में होता है, तो आप कहेंगे जंतुओं में पोषण अनेक चरण में होता है। वह सब चरण को हम देखेंगे, क्या कितना चरण में होता है, अनेक चरण में होता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जंतुओं पे पोषण कई चरणों में होता है। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद सब चरण को अभी देखेंगे हम बहुत सुंदर से। यह वो पिछला आपको बता दिया गया है थोड़ा बड़ा होने के लिए। क्या है, पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर है। पौधा स्वयं पोषी होता है, वह अपना पोषण स्वयं करता है। वह आत्मनिर्भर का मतलब वही होता है। जबकि जीवधारी पेड़ पर निर्भर ही करता है, जीवधारी पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, उसे कहा जाता है। वही जीव के जो परपोषी है, विषमपोषी है, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जंतु है कौन है, विषमपोषी है। वो जंतु का पोषण जो होता है कई चरणों में होता है। कौन कौन सी चरण होती है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण,
अंतर्ग्रहण है। जंतु में पोषण का पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन के अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना। देखिए, जंतुओं के द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। जंतुओं में अपने भोजन शरीर के अंदर ग्रहण करने को क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन लेते हैं तब हम उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं अमीबा का, क्योंकि अमीबा का आपका एग्जाम में पूछता है। तो अमीबा तो आप जानते हैं वो एक कोशिका जीव है और इसका कोई आकार नहीं होता। हम ऐसे घुमा देंगे, यह भी अकेला। ये सिर्फ इसमें यही होना चाहिए कि ऐसे कोना नहीं होना चाहिए, बस हो गया। इसका कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ कोना नहीं होगा तो आप अमीबा हो गया। मान लीजिए यहाँ अमीबा है, मान लीजिए क्या है, ये अमीबा है, यह अमीबा है, थोड़ा सा कोना नहीं होना चाहिए, ऐसे समझ गए। यह क्या है? अमीबा है। अमीबा है तो इसको ये भी जंतु है एक तरह का, ये एक कोशिका जंतु है। यह इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, समझ गए। यह एक कोशिका जीव है तो यह भी पोषण करता है। तो यह अंतर्ग्रहण की बात करें तो मान लीजिए यहाँ भोजन है, यहाँ भोजन रखा हुआ है, तो अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद की सहायता से करता है। जैसे यहाँ भोजन रखा हुआ है तो यह भोजन को क्या करेगा, यहाँ भोजन है तो धीरे धीरे यह अपना शरीर को ऐसे कर लेगा, टेढ़ा ऐसे करके यह इसको अंदर कर लेगा। देखिए, ये बाहर था तो अब शरीर के अंदर कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पहला चरण है। ये भोजन देखा, कहीं भी देखेगा, इसका कोई आकार और शेप नहीं होता है, यह याद रखिएगा। अमीबा का कोई भी आकार और शेप नहीं होता है, एक कोशिका जीव होता है जो नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। यह भोजन जैसे ही देखा तो यह अंतर्ग्रहण अंदर करने के लिए सोचा। तो देखिए, दूसरी चरण में ये अपना ऐसा बना लिया कप नुमा आकार का। किस नुमा आकार का बन गया? कप नुमा आकार का बना लिया। तो समझिए ये अंतर्ग्रहण कहलाएगा, समझ गए। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है? भोजन को अंदर लेना, अपने शरीर के अंदर भोजन लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? जब अंदर ले लिए तो पाचन होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होने का पाचन कहलाता है। शरीर के अंदर जब यह क्या करेगा अमीबा, अब यह अमीबा यह अंदर भोजन ले लेगा। यह भोजन बाहर था, अब यह भोजन अंदर आ गया, तब इसका पाचन होगा। इस भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। पाचन का मतलब है यह जो भोजन है इसको सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। इस भोजन को छोटा छोटा अणु में तोड़ देना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। इतना बात समझ गए। अब आएगा अवशोषण। अब जो पाचन हुआ उसमें जो विटामिन खनिज लवण है उसको हम अवशोषित करेगा। क्या करेगा? पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणुओं में आंत को दीवार द्वारा अवशोषित करता है। भोजन के सरल अणु जो आंत का दीवार होता है वह क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित होकर किसमें? रुधिर यानी खून में मिल जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने का मतलब ये हुआ, आप यह समझिए, देखा भोजन, उसके बाद ये अपना कप जैसा आकृति बना लिया, उसके बाद अंदर कर लिया। इसी कप जैसा आकृति को आप कहिएगा कूटपाद। क्या कहेगा? कूटपाद। तो पूछेगा क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे खाता है, किससे खाता है? तो कहिएगा कूटपाद के सहायता से। समझिए, कूटपाद के सहायता से अमीबा अपना भोजन करता है। बाकी सब कुछ मनुष्य की तरह ही करता है। क्या होगा? पाचन हो गया। पाचन होने में छोटा छोटा अणु में विघटित हो जाता है। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, यह याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है? पाचन होता है। अंतर्ग्रहण में शरीर के अंदर ही लिया। दूसरा क्या हुआ? पाचन हो गया, मतलब छोटे छोटे अणु में टूट गया। तीसरा क्या हुआ? देखिए, अभी आपको बताए थे अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब होता है यह जो छोटे छोटे अणु में टूटा, यहाँ से क्या होगा? यह जो है आंत की दीवार जो है जो भी आवश्यक तत्व है इससे ग्रहण कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके ब्लड में क्या करेगा? मिला देगा। तब ना आपको पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगा, तब ने वो सब जगह ग्लूकोज को भेजेगा। हम पढ़े हुए हैं, आगे पढ़ेंगे, इससे भी बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। और चौथा नंबर में क्या होता है? यह देखिए, चौथा नंबर में होता है स्वांगीकरण। चौथा नंबर में क्या होता है? स्वांगीकरण। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब देखिए, भोजन ही बाहर था, अंदर लिया, अंदर लेने के अंतर्ग्रहण कहते हैं। आई छोटे छोटे अणुओं में टूटने को पाचन कहते हैं। जब इसको आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लिया उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। और चौथा नंबर में होता है
स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता है इसमें से ऊर्जा बनाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन हो, जब यह अवशोषित कर लिया आवश्यक पदार्थ, उससे जब ऑक्सीजन मिलेगा, आगे पढ़ेंगे श्वसन में, और जब आपका इससे ऊर्जा मिलेगा कब, जब यह सब जगह ग्लूकोज भेज देता है, जब सांस लेते हैं तब हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो अगला चैप्टर है, लेकिन आप तत्काल अभी यह समझिए स्वांगीकरण का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण। ये अवशोषित कर लिया तो उसके बाद ऊर्जा निर्माण करना या ऊर्जा उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन या जीव द्रव्य का निर्माण करना। ऊर्जा उत्पादन के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित कर लिया तब ऊर्जा देगा, तब ना हम लोग काम करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये ऊर्जा देगा तभी ना हम बोल पाएंगे, नहीं तो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। और चौथा, पांचवा और अंतिम चरण होगा बहिष्करण। बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, भोज पदार्थ को मल को रूप में बाहर निकालना, यानी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला, बहिष्करण। बहिष्करण मतलब होता है जो फालतू पदार्थ है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, बहिष्करण कहलाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना बस अब क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। तो जंतु में पोषण 5 चरणों में होता है। पहला क्या है, आप भोजन लिए, उसके बाद सरल अणु में टूटा, उसके बाद अवशोषित किए, अवशोषित करने के बाद उसका ऊर्जा बनाया, स्वांगीकरण हुआ, उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा वो बाहर कर दिए। यह हो गया आपका चरण, पोषण का चरण। अभी हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र, बहुत ही सिस्टम से देखेंगे, लेकिन हो सकता है आज नहीं देख के कल देखें, अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन सुनिए, इसी वीडियो में भी देखेंगे, वन शॉट भी एक हम आपको बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, जैसे आप देख रहे हैं, समझ गए, उसी प्रकार मिलेगा। आगे देखिए, आगे हम इसको जानने के लिए यह आप सब समझ गए कि जंतु में पोषण कितना चरण में होता है। यहाँ लिखेंगे अनेक चरण में होता है, 5 चरण में जंतु का चरण होता है। मुख्य रूप से 5 चरण है, इसलिए अनेक चरण में लिखा जाता है। अंतर्ग्रहण, भोजन अंदर करना, पाचन यानी छोटे अणुओं में टूटना, अवशोषण यानी छोटे अणुओं को क्या करना है, दांत की दीवार जो है अवशोषित कर लेता है और उसे खून में, रुधिर में यानी खून में मिला देता है। अब खून में मिला देता है तो ऊर्जा निर्माण करने की जिस प्रक्रिया में, जिस चरण में ऊर्जा का निर्माण होता है उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। बहिष्करण मतलब होता है मल मूत्र को जो बाहर निकाल देते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, कोई तो बीमार है चाहे कुछ भी है तो उसको सांस ही देखकर चेक किया जाता है कि वस्तु सजीव है या जिंदा है या मृत है, तो वही चीज लिख देंगे। जब कोई वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का मापदंड सहारा लेते हैं। क्या प्रक्रिया का, उसका सांस चल रहा है या ना, क्योंकि सांस चलेगा तभी ऊर्जा बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे श्वसन चैप्टर में, श्वसन के माध्यम से आपको ऊर्जा बनेगा। अगर सांस नहीं लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको हवा नहीं मिलेगा तो दर्द होगा, शरीर में काम करेगा लेकिन दर्द होगा। तो समझ गए, तो वह बहुत विस्तार में पढ़ेंगे श्वसन चैप्टर में। पहले यह देख लीजिए, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों में संपन्न करते हैं। वस्तु सजीव होने का हम क्या करेंगे, श्वसन मापदंड का सहारा लेंगे। सजीव है या कोई वस्तु नहीं है, इसके लिए कौन सी सहारा लेंगे, श्वसन मापदंड का सहारा लेंगे, सबसे उचित होगा। आगे आइए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाएगा, 5 नंबर में आपको, कि अमीबा में पोषण की किस प्रकार होता है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। इसलिए हम अमीबा को बताए थे, वह हम 3-4 चरण बताए थे, वही 3-4 हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका यह जो है जंतु में पोषण समाप्त हो जाएगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बचेगा मानव पाचन तंत्र में। मानव पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, वह भी बताएंगे। पहले यह पढ़िए, क्या है, पहले हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण के चरण। देखिए, अमीबा एक कोशिका प्राणी है, यह बता चुका हूं, जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डायटन, जीवाणु, विषाणु, कवक को कूटपाद की सहायता से लेते हैं। बताए हैं किस पाद से लेते हैं, कूटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। ये प्राणी संपोषण है। अब क्यों प्राणी देखिए, शैवाल को कौन खाता है, प्राणी संपोषण खाता है, हम बताए थे वो।
आगे देखिए, आगे पोषण वाला चैप्टर में, पोषण जब वीडियो पढ़ा रहे थे पोषण के डिटेल्स में, उसमें बताया गया है। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। और आगे लिखिएगा, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नामा जैसे संरचना बना लेता है, जिसे कूटपाद कहता है, यानी फूड कप, जैसे फूड कप की तरह नहीं बना लेता है, उसीलिए उसको कूटपाद कहते हैं। यह कूटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा, मतलब कप के जैसा, प्याले मतलब कप होता है, कप नुमा संरचना बना लेता है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? कूटपाद जो अंगुली नुमा संरचना बनाती है, हम आपको बताए थे फोटो में, यहाँ देखिए, यह अंगुली नुमा संरचना बना रहा है। इस देखो प्याले कप जैसा नहीं लग रहा है, इसी को कप जैसा कहते हैं। तो वही यहाँ लिखल है, कूटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहता है, जिसे कप, भोजन करने वाला कप कहा जाता है। इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर लेता है। देखिए हम बताए थे, इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर लिया है, उसके बाद इसको अंदर कर लेगा। देखिए इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर लेता है, उसके बाद खाद्य ध्वनि या रस ध्वनि का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम स्राव करता है। अब क्या करता है अमीबा? खाद्य ध्वनि या रस ध्वनि से निर्माण करता है। क्या? अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। कौन सी एंजाइम स्राव करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन। ये अमीबा जो है अपना भोजन पचाने के लिए यह सब एंजाइम स्राव करता है, तब भोजन पचता है। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन के पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है। भोजन का पाचन कहाँ होता है अमीबा में? खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन, अमीबा में भोजन का पचना कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होती है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और इसका प्रकार, अमीबा सारा पोषण तत्व से ग्रहण कर अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण करता है। इस प्रकार से अमीबा पोषण क्या करता है? अपना पोषण अमीबा करते रहता है। समझ गए? बहुत आसान से यह बात आप समझ सकते हैं कि अमीबा पहले क्या करता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, एक कोशिका प्राणी होता है। यह लिखने के बाद यह प्राणी संपोषण होता है। अगर इतना भी लिख दे रहे हैं, अगर यह याद नहीं है तो कोई बात नहीं याद नहीं, लेकिन यह लिखना जरूरी है। ये अमीबा जो अपना यहाँ लिख दीजिएगा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। इतना 3 चीज तो आसानी से लिख सकते हैं। अमीबा एक कोशिका प्राणी है जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, और यह कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद आप चेंज कर लीजिएगा। अमीबा अपनी सतह पर अंगुली नुमा आकार की संरचना बनाती है, जिसे कूटपाद कहते हैं। या इसे लिख दिएगा, यह कूटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहा जाता है। इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद्य ध्वनि या खाद्य रस के निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेन इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। यह सब एंजाइम ट्रिप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन पचाने के बाद खाद्य रिक्तिका में होती है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होती है। अमीबा में भोजन की पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होती है। और इस प्रकार से अमीबा का सारा पोषक तत्व ग्रहण हो जाता है, अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्ति के द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से अमीबा का पोषण होता है। आप 1-2 बार वीडियो देखिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए वीडियो रोक के, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे आइए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद की स्थिति में होता है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, शोषण जो आप करते हैं, तो कह रहा है कि शोषण के लिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज्यादा लाभ में रहता है। क्यों? आप ही समझिए। समुद्र में मछली है, समुद्र में मछली है, तो मछली समुद्र में है तो वह तो स्थल पर रह नहीं सकता है, वह स्थलीय जीव जरूर लाभप्रद है। कहिए क्यों? स्थल में देखिए H2O होता है, जल में H2O होता है, हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला होता है, तो इसमें तो कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। और अगर मछली सांस लेगा तो ये हाइड्रोजन भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, तो उसको थोड़ा सा
परेशानी होगा। लेकिन स्थल पर तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आपको यंत्र ऐसा है, स्थल पर ढेरी हवा मिल रहा है, आराम से वायु मिल रहा है, इसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, आराम से आप ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव से ज्यादा स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद होता है। देखिए वही लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अपना मन से भी लिख दीजिएगा। जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि हम लोग जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो क्या लिखेंगे, इसलिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद होता है। इतना भी लिख कर आप छोड़ सकते हैं। जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है, स्थलीय जीवों को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं, अतः इस प्रकार के श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद की स्थिति में होता है। बहुत सुंदर लिखा गया है, आप एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा कि जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ऑक्सीजन का सांस लेने में बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि जल में कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, लेकिन वायुमंडल में बहुत सारा ऑक्सीजन पाया जाता है, और हम लोग ज्यादा काम भी करते हैं, दैनिक कार्य अधिक करते हैं, मछली का कोई काम है, इसलिए यहाँ तो ऑक्सीजन होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। समझ गए? इतना अगर लिख, बहुत ही सुंदर से हम पिछले वीडियो में यहां तक देख चुके हैं कि पोषण क्या है, पौधे में पोषण कैसे होता है, जंतु में पोषण कैसे होता है। उसके बाद अब हम सबसे लास्ट टॉपिक है और यह चैप्टर समाप्त हो जाए। क्या है? मानव पाचन तंत्र। क्या है आपका टॉपिक? मानव पाचन तंत्र। इसको एकदम सचित्र वर्णन करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। इससे पहले एक थोड़ा सा प्रेरणादायक शब्द हम आपको सुना देते हैं, जो कि आपके शरीर में ऊर्जा बना रहे, उसी के साथ स्टार्ट करेंगे वीडियो। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मतलब बच्चे कहते हैं अगर जो लोग ठान लेता है तो उसे जीत होता है, अगर सिर्फ मान लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तब आपका हार होगा। अगर ठान लेगा तो ठान लीजिएगा तो जीत होगा। अभी से प्यारे बच्चों ठान लीजिए और यह शपथ लीजिए 2026 के टॉपर मैं हूं, चाहे जो भी हो मैं ही टॉपर बनूंगा। इसी प्रेरणादायक शब्द के साथ यह मानव पाचन तंत्र हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसको आहार नाल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आहार नाल भी कहते हैं। देखिए आहार नाल का थोड़ा सा परिचय है, वो देख लीजिए। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक संरचना होती है, एक रचना होती है। और लंबी कुंडली सी एक क्या होती है? रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा मानव पाचन तंत्र की लंबाई कितना होती है, तो आप कहिएगा 8 से 10 मीटर होती है। समझिए इतना लंबा होता है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होता है। मानव पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ होता है? मुंह से होता है। अब कोई कहेगा भोजन पचना कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, तो मुंह से पचना स्टार्ट किया जाता है। ये नहीं कि ऊंची बातें हैं, वहां मतलब पचता है, इसीलिए कहा जाता है लोग को प्यारे बच्चों उसको चबा चबा के खाइए, आपके पेट के ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझ गए? हमारे पेट में एचसीएल होता है, ऐसे तो वह पूरा गला देता है, लेकिन चबा चबा के खाने से ही फायदा होगा। अभी देखिए हम बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। मुख गुहा से होता है, यह गुदा मल द्वार तक फैला होता है। देखिए पूरा परिचय बता दिया। आहार नाल कहाँ से होता है? मुख से लेकर मल गुदा, जहां से हमारा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वहां तक यह फैला होता है। वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। ये 8-10 मीटर के बारे में, पूरा 8-10 मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन रहेगा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र सहित। सचित्र मतलब होता है चित्र सहित आपको मानव पाचन तंत्र का वर्णन करना है। पूरा लिखते हुए आपको 5 नंबर यहां से आएगा। समझ गए? बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, और आप
आपका अंग है, आपका शरीर है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखना है? मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग होते हैं। मानव पाचन तंत्र में क्या होता है? प्रमुख अंग होता है और ग्रंथि होता है। वह प्रमुख हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित है। क्या क्या है? आगे आइए। पहला है मुख गुहा। आप देखिए भोजन का स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? आपको मुंह से। देखिए यह मुख गुहा है, यह देख रहे हैं आपका मुख गुहा है। यह कलर बदल लेते हैं। देखिए यह क्या है? मुख गुहा है। आपको दिख रहा होगा, फिगर बगल में दिखा हुआ है, यह मुख गुहा है जहां से आप भोजन करते हैं। मुख गुहा में बहुत कुछ है, वह सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले यह समझिए, मुख गुहा पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। समझ गए? यहां लिखा भी हुआ है, मुख गुहा आहार नल या पाचन तंत्र का सबसे पहला यानी प्रारंभिक अंग है। पहला लिखिए या शुरुआत लिखिए या प्रारंभिक लिखिए। यह पाचन तंत्र का शुरुआत अंग है। भोजन का पाचन, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से होती है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि आपका भोजन का पचना कहां से स्टार्ट होता है? तो सब बच्चा बोलेंगे पेट से। आज के बाद नहीं बोलना है, आज के बाद बोलना है कि भोजन का पचना मुंह से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे आइए, मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुंह जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। जैसे मुंह है, देखिए मुख गुहा, ये मुंह जहां से खुलता है ना, इसी को कहते हैं मुख गुहा। देख लीजिए यहाँ 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 देख रहे हैं, इसी को हम मुख गुहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। आगे आइए, इसमें क्या क्या होता है मुंह में? देखिए दांत होता है, आप तो जानते हैं 32 दांत होता है, अभी 32 दांत के बारे में पढ़ेंगे। जीभ होता है एवं क्या होता है? लार होता है। देखते हैं लार होता है, वही लार से आपको पचाता है भोजन को। लार अगर भोजन में जितना ज्यादा मिलाइएगा उतना जल्दी पचेगा। समझिए, इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में बांटना है और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, मतलब लार निकलता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य। लार जो है किससे निकलता है? लार ग्रंथि से लार निकलता है और जीभ की करता है भोजन में वह लार को मिलाने का काम करता है। इतना आप मुख गुहा में, इसमें कुछ शॉर्ट में करके आप लिख सकते हैं। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन मुंह से स्टार्ट होता है। मुख गुहा में अनेक चीज होता है जिसका नाम है दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत का काम, ये तीनों का काम भी लिख दीजिएगा। दांत का काम है छोटे छोटे टुकड़े में काटना और लार का काम है लार स्रावित करना। लार का ग्रंथि का क्या काम है? लार स्रावित करना, मतलब लार को निकालना। और जिसे भोजन जीव को क्या काम है? वह लार को भोजन में मिलाना। समझ गए? इतना बात अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अब दांत की ओर चले। मुंह में ही पढ़ रहे हैं मुंह गुहा के बारे में। अब दांत देखिए 4 प्रकार का होता है। एक होता है छेदक, जिसको इंसाइजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। छेदक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर जो होता है आपके आगे वाला जो दांत है, 4 दांत होता है इधर, आगे वाला दांत है, आगे वाला 4 ऊपर 4 नीचे, तो यानी कुल मिलाकर 8 दांत ये हो गया। इंसाइजर कितना हो गया? 8 दांत हो गया। इंसाइजर आपका 8 दांत हो गया। समझ गए? यह भेदक जो होता है, जिसको केनाइन कहते हैं, इससे फाड़ने का काम करते हैं। जैसे 4 दांत को छोड़ दीजिए ऊपर में और 4 दांत नीचे से, 4 दांत के जस्ट बगल वाला, एक इस साइड लेफ्ट राइट, एक साइड राइट, 2 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, फाड़ने वाला दांत, तो यह हो जाएगा आपको 4। अग्र चबरनक भी उसी प्रकार के चबाने वाला होता है। अग्र चबरनक और चबरनक दोनों चबाने का काम करता है, जिसको प्री मोलर और मोलर भी कहते हैं इंग्लिश में। यह दोनों चबाने का काम करता है। यह भी होता है 4। यह क्या होता है? 4। तो अगर नहीं, ये 8 होता है। यह 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। देखिए 2 इस साइड बाया बगल, 2 इस साइड, दोनों बगल में 4 हो गया, तो नीचा ऊपर मिला के क्या हो गया? 8 हो गया। समझ गए? और यह चबरनक जो होता है 12 होता है।
देखिए आपको हो जाएगा। देखिए 8 दूना 16, 4 20, 12 32, पूरा दांत 32 हो गया। आपको बच्चा है, आपको यह याद नहीं करना है कि कौन सा छेदक कितना होता है, भेदक कितना होता है, अग्र चवर्णक कितना होता है, चवर्णक कितना होता है। आपको इतना ही पूछा जाएगा कि इंसाइजर जो है उसका काम क्या है, तो आप कहिएगा काटने का काम है। भेदक का क्या काम है, फाड़ने का। अग्र चवर्णक और चवर्णक का क्या काम है, चबाने का। अगर इतना याद रखते हैं तो आपको काफी है। समझ गए, बहुत है, आसानी से आप लिख सकते हैं। और आगे आइए, आगे हम जीभ पढ़ेंगे। अब मुंह में एक चीज और है, जीभ है। जब दांत पढ़ लिए तो जीभ भी पढ़ेंगे। जीभ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ में कितना होता है, स्वाद कलिकाएं होते हैं 10,000। आपको एक जीभ बनाकर कुछ हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ का मान लीजिए यह भाग है, यह क्या है, भाग। जीभ है, इसको दो भाग में बांट दिए। आप देखिए इसको कह दिए, यह पिछला भाग समझिए, ये अगला भाग समझिए। जी जो लोल जो निकालते हैं जी उसको देखिए। इसमें 4 भाग होता है, इसमें स्वाद मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखिए, जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। और अग्रभाग मतलब आगे भाग जो देख रहा है, इससे मीठा का स्वाद मिलता है। आगे में क्या होता है, मीठा का स्वाद मिलता है। समझ गया, मीठा का संवेदनशील होता है। पिछला भाग से कड़वा, यह जो पीछे वाला भाग है इससे कड़वा का स्वाद मिलता है। कितना मिलता है, कड़वा का। और दोनों साइड वाला से नमकीन और खट्टा। और ये दोनों साइड देख रहा है, इधर और इधर, कौन कौन मिलेगा, नमकीन और खट्टा। नमकीन और खट्टा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, बीपीएससी में पूछा गया है कि बताइए मीठा का स्वाद जीभ के किस भाग से मिलता है। तो आप कहिएगा जीभ का अग्रभाग, आगे वाला भाग। आप कहिएगा जीभ के पिछला भाग से किस चीज का स्वाद मिलता है, तो कड़वा से मिलता है। और जीभ का बगल वाला सो नमकीन और खट्टा। यह बहुत सुंदर से आप याद रखिएगा। और इतना याद रखिएगा कि आप कहीं भी पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। यह सब क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको अभी नहीं भविष्य में भी काम देगा। नौकरी की तैयारी कीजिएगा, वहां भी आपको यह पढ़ना होगा। चलिए आगे आइए। हम पहला पढ़े मुख गुहा, जिससे भोजन अंदर जाता है। और दूसरा पढ़ रहे हैं कि ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली। ग्रास नली या ग्रासिका क्या कहते हैं। देखिए यह नली के आकार का, नली है तो नली आकार का होगा। समझिए, संरचना होता है जो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करती है। देखिए आपको यह फिगर है, यह जो देख रहे हैं यह हुआ ग्रासिका या ग्रास नली। यह मुंह में यहाँ जब चबा लेते हैं तो इससे होकर भोजन क्या हो जाता है, ये जो देख रहे हैं अमाशय, ये है अमाशय। ये जो देख रहे हैं यह क्या है, अमाशय है। यह जो देख रहे हैं हम जो अभी रंग रहे हैं यह क्या है, अमाशय में भेजने का काम किसका है, ग्रास नली का काम क्या है, भोजन जो मुंह में चबाए हैं, जो पचा है, पचने का काम किया, जी से जो लार मिलाया गया है, जो दांत से काटने और फाड़ने का काम किया गया है, उसके बाद ये ग्रास नली के द्वारा ही अमाशय में पेट में जाता है, जिसको स्टोमक इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इसमें लार ग्रंथि है, निगल द्वार है, कंठ द्वार। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। ये कहाँ है यह आपको बताना थोड़ा जरूरी है, इसलिए कि आपको यह जो है इसी पाइप में है। कहाँ है, ग्रसनी में है। यह जो है ग्रसनी यानी ग्रास नलिका में यह सब चीज पाया जाता है। यहाँ आप याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ ये तो ग्रास नली है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ग्रास नली है, यहाँ से ग्रास नली है। लार ग्रंथि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यहीं पर लार ग्रंथि पाया जाता है और इससे लार स्रावित होता है और जी उसको भोजन में मिला देता है। मुंह में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। यहाँ तो लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद निगल द्वार या आहार नाल, आहार नाल कहिए या निगल द्वार कहिए। तो इसमें निगल द्वार कहिए या आहार नाल कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ जो है जहां से अंदर जाता है, या क्या कहते हैं, आहार नाल कहिए, निगल द्वार कहिए, जहां से गिलते हैं, यहाँ से जैसे अंदर आता है ना, इसी को हम निगल द्वार कहते हैं। यहाँ निगल द्वार कहते हैं। अब कंठ द्वार आइए,
कंठ द्वार यहाँ पर होता है, निगल द्वार के जस्ट बगल में कंठ द्वार होता है, इसी को श्वसन तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक ढक्का लगा रहता है, ऐसे ढक्कन, यहाँ दो पाइप जाता है, एक भोजन के लिए एक श्वसन के लिए। तो यह एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन का नाम है इपीग्लोटिस। उस ढक्कन का क्या नाम है? इपीग्लोटिस। यह ढक्कन क्या करता है, आप सांस लेते हैं तो भोजन नली को बंद करके रखता है। जैसे भोजन करते हैं तो यह सांस नली को बंद कर देता है, आपके भोजन की तरफ के खोल देता है, जिसके कारण आपका भोजन सरासर करके इस स्टोमक में यहाँ पर आपको पहुंच जाता है ग्रसनी के द्वारा। अगर यह इसी में क्या होता है, आपके शरीर को मालूम नहीं हुआ कि आप भोजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, वह क्या हो जाता है, या श्वास नली में अगर घुस जाएगा थोड़ा सा भी भोजन, तुरंत से हुचकी आएगा, छींक हो जाएगा, पूरा एकदम लगेगा कि अथी कर दिया, ढकार कर दिया, मतलब अथी कर दिया, नहीं होता है, अथी आ जाता है, कहता कोई चिंता करता है, वैसा बात नहीं है। या तो जल्दी खाइए, उसको सूचना नहीं मिला कि इपोग्लोटिस इसको बंद कर दे श्वास नली को, अगर जल्दी जल्दी खाइएगा तब यह होगा। अगर चबा के अगर खा रहे हैं, अंदर जल्दी गिलने का अंदर नहीं कर रहे हैं अनाज, तो उसमें आराम से आपको इपोग्लोटिस क्या करेगा, इधर श्वसन नली को बंद कर लेगा। यानी ढक्कन का काम कौन करता है? इपोग्लोटिस करता है। और ट्रेकिया क्या होता है, यहाँ ये वो उठा हुआ आपका रहता है, यहाँ देखिएगा आपके गला में एक उठा हुआ भाग रहता है, उसी को हम ट्रेकिया कहते हैं। और एक चीज यह याद रखिएगा कि ग्रसनली में कर्माकुचन गति होता है। कर्माकुचन गति मतलब होता है, ये पाइप जो है कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। कहिए कैसे? कोई आदमी चबा चबा कर खाता है, कोई आदमी चबा चबा कर नहीं खाता है। मान लीजिए आप कभी पूरे रोटी लिए, कम चबाए अंदर कर लिए, तो उसको स्पेस तो ज्यादा चाहिए बड़ा होने के लिए, ज्यादा नली को फैलाना होगा, तो वह क्या होगा, नली फैल जाता है, तब वो पेट में भोजन जाता है। अगर कम ही पानी पी ले तो उसको फैलने की जरूरी नहीं है, आराम से सुकरले में पानी तो छोटी सी जगह में चल जाएगा, वह चल जाता है। इसीलिए कहता है ग्रास नली में कर्माकुचन गति होता है, वह में गति मतलब फूलने और सुकरने की गति होते रहता है। अब हम मुंह से भोजन लिए, ग्रास नली के द्वारा पेट में चल गया। अब पेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट की अमाशय। अमाशय मतलब क्या होता है? स्टोमक, इसे पेट कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्रास नली के आगे थैलानुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। यह ग्रास नली के आगे यह जो थैलानुमा आकृति देख रहे हैं, ये जे आकार का, अंग्रेजी के जे आकार का, यही है अमाशय। यही क्या है? अमाशय, जिसका अंग्रेजी के जे आकार का होगा, स्र नहीं होगा, यहाँ अंग्रेजी के जे आकार का, अंग्रेजी का जे अक्षर के आकार का होता है। अमाशय में 3 भाग होता है, जिसमें अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। देखिए अग्रभाग मतलब ऊपर वाला भाग को कार्डियक कहते हैं। यह जो ऊपर वाला भाग है इसे हम कहेंगे कार्डियक। ये थोड़ा याद रखिएगा तो बढ़िया है, नहीं याद रखिएगा तो भी बढ़िया है, नहीं तो फिर इंटर में पढ़ना होगा, तो इसलिए याद रखिएगा अमाशय यानी पेट के आगे वाला भाग को कार्डियक कहते हैं, और मध्य भाग को फुंदिक कहते हैं। ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? फुंदिक कहते हैं। फुंदिक, फुंदिक कहते हैं। इसको कहते हैं अग्रभाग को कहते हैं हम लोग, अग्रभाग को क्या कहते हैं बताइए? कार्डियक कहते हैं। यह लिख देते हैं, कार्डियक कहते हैं। अग्रभाग को कार्डियक और मध्य भाग को फुंदिक कहते हैं, इतना याद रखेंगे। और आइए पिछले भाग को पाइरोलिक कहते हैं। ये जो पिछलका भाग है, नीचे वाला भाग, इसको कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं। पिछले भाग को क्या कहते हैं? पाइरोलिक। पेट के पिछले भाग को पाइरोलिक, मध्य भाग को कुंडिक और ऊपर वाले अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं। इतना चीज तो याद रखिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो हो जाएगा। अमाशय में भोजन 3-4 घंटा रहता है। अमाशय में पेट में भोजन कितना देर तक रहता है? 3-4 घंटा रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेप पदार्थ का एक कायम पाया जाता है, जबकि कायम तरल पदार्थ को चाइल भी कहा जाता है। जब कायम क्या होता है? तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, इसे चाइल भी कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। अमाशय से कौन सा एंजाइम का निकलता है? पेप्सिन और लाइपेज। अमाशय से कौन सी एंजाइम का स्राव होता है? पेप्सिन और लाइपेज। याद रखिएगा अमाशय से कौन सी, जो कि भोजन पचाने का काम करता है। इतना चीज अमाशय के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तभी जाकर आप लिख सकते हैं। और अभी कुछ नहीं हुआ,
और आगे अभी देखेंगे, बहुत है, अभी थोड़े है, अभी है, और अभी 3 ही पॉइंट देखे हैं, चौथा पॉइंट भी देखेंगे। क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसको लीवर कहते हैं हम लोग। ये भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होती है। यकृत में पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। यकृत से क्या होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत यानी लीवर से होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? लीवर से। लेकिन पेप्सिन और एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? पेट से। लेकिन पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। यह याद रखेंगे। जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, ये पित्त रस क्या करता है? क्षारीय बनाने का, जो वसा को विखंडन करने के लिए तैयार किया जाता है। वसा को तोड़ने के लिए भी यह काम करता है। आगे आइए, अग्नाशय। अब समझिए, यह लीवर कहाँ है, यह भी एक बता देते हैं। यह जो देख रहे हैं, आपको यह थोड़ा सा साफ करके बता दें। यह जो देख रहे हैं लीवर आपको दिखा रहे हैं, रुकिए, लीवर जो आपको दिखा रहे हैं, यह काला से हम आपको दिखा दे रहे हैं, समझ गए? लीवर आपको दिखा देते हैं। देखिए, यह जो है लीवर, यह क्या है? लीवर। यह जो देख रहे हैं पेट को इधर, यह लीवर है, इसको कहते हैं लीवर, जिसको हम लीवर कहते हैं, जिसको यकृत कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं, समझ गए? इसी के नीचे जो पेट का जो ये है भाग, यही को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय, अमाशय नहीं, अग्नाशय। सॉरी बच्चों, अग्नाशय। इसको क्या कहते हैं? अग्नाशय। इस भाग को क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये सब याद रखेंगे, अभी पढ़ेंगे। अभी पढ़ लिए पहले मुंह, देखिए यहाँ पढ़ लिए पहले मुख द्वार पढ़ लिए, उसके बाद ग्रसनी पढ़ लिए, ग्रसनी ये होता है। उसके बाद पेट के बारे में 3 नंबर में, 4 नंबर में यकृत पढ़ लिए, चौथा नंबर में अग्नाशय देखेंगे। चौथा नंबर में क्या देखेंगे? अग्नाशय देखेंगे। यह अमाशय और छोटी आंत, कला है इसलिए नहीं उड़ा है, देखिए उड़ा देते हैं। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है, अभी बताया है। अमाशय और, देखिए यह अमाशय है, ये पेट है, आई छोटी आंत है, इसके बीच में ही नहीं है अग्नाशय, उसी के बीच में है। तो आ जाइए, उसके बीच में होता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। यह भी याद रखिएगा, लाइपेज नाम का एंजाइम कहाँ से स्राव होता है? अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। देखिए, यह आपको याद रखना है, पेप्सिन और लाइपेज दोनों किससे होता है? पेट से भी होता है, और ये जो है पित्त रस यकृत से होता है, और लाइपेज इससे भी होता है, अग्नाशय से भी स्रावित होता है, निकलता है। इसका मुख्य काम है वसा का अम्लीय बनाना। वसा को क्या करना है? अम्लीय में बदलना है, बस हो गया। अब छोटी आंत है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत का ही होता है। आहार नाल का सबसे बड़ी भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, और चौड़ाई 2.5 मिलीमीटर होगा, चाहे मीटर होगा। चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा को पाचन करता है। छोटी आंत क्या करती है? वसा का पाचन करती है। तो छोटी आंत आप जान रहे हैं, यह जो है अग्नाशय, इसी के नीचे में यह छोटा छोटा जो देख रहे हैं, यह छोटी आंत है। उसके बाद ये मोटा वाला जो देख रहे हैं, यही बड़ी आंत है। यह बड़ी आंत के बाद यह आपके मल द्वार है। यह जो देख रहे हैं मल द्वार है, इसको गुदा द्वार भी कहते हैं। इससे आपका पूरा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, समझ गए? बस इतना ही होगा। अब उसके बाद कुछ नहीं है, पाचन तंत्र पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, छोटी आंत को आप समझ में आ गया। बड़ी आंत देखिए, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहां सिर्फ अवशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी को अवशोषण कर लिया जाता है, और बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्या करता है? बड़ी आंत, देखो जो भी अवशोषण है छोटी आंत से पहले ही हो जाता है। यहाँ सिर्फ पानी मिला हुआ रहता है। बड़ी आंत क्या करता है? पानी का सोख लेता है, उसके बाद जो है अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। यही पानी नहीं सोखता है तो आपको झार हो जाता है, देखिएगा पूरा फर फर करके निकल के जाता है। यही कारण है कि छोटी आंत में गड़बड़ी होना। वो कहता है जा तो बहुत आता है पानी लेकर उधर से, हम नहीं सोखेंगे। बस इसी में सब क्या होता है, पैखाना के रास्ते आपका निकल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं झार हो गया। और यह चैप्टर आपको पूरी तरह समाप्त हो गया। बहुत छोटे छोटे वीडियो में मैंने यह 4 वीडियो में आपका यह पूरा चैप्टर यानी समाप्त कर दिया हूं। आप
आराम से पढ़िए, एक दो बार वीडियो देखिएगा, एकदम पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।